नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 2 साल से भी ज्यादा की कसमकस के बाद आखिरकार बहुत वरिष्ठ नेता गुलाम नबी ने खुद को कांग्रेस से आजाद कर लिया। अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस 5 पेज के, ये जो हमारे हाथ में आप ये देख रहे हैं ना, इस्तीफा, ये गिनिए, ये 5 पेज का इस्तीफा है। ये 5 पेज का जो इस्तीफा, ये वही इस्तीफा है। अगर फोकस कर सके तो दिखाएं, गुलाम नबी आज़ाद इसमें ऊपर लिखा हुआ है और वो भेज रहे हैं। 5 पेज का इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा और इन 5 पेजों में 1.5 पेज में उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वे आखिर हैं कौन। कांग्रेस में 50 सालों में उनकी क्या भूमिका रही, क्या सेवा रही, क्या योगदान रहा, और देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसके वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ना रहे हों। ब्लॉक सचिव से राष्ट्रीय महासचिव तक उनका सफर रहा है। 40 साल से भी ज़्यादा वक्त वो CWC, जो कांग्रेस की मुख्य बॉडी होती है, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, 37 साल से भी ज़्यादा वक्त तक MP, सेंट्रल मिनिस्टर, और जम्मू कश्मीर के 3 साल के चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल तो उन्होंने इस पत्र में जिक्र करना मुनासिब भी नहीं समझा। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 3 पीढ़ियों के नेतृत्व में काम किया, पर पत्र में उन्होंने शिकायत सिर्फ एक पैरे में ही की है, वह भी राहुल गांधी के व्यवहार की, अपमान की, उपेक्षा की। बस इससे लगता है कि गुलाम नबी को शिकायत कम, वो आहत ज़्यादा हैं। कांग्रेस में आजाद के इस्तीफे के बाद हड़बड़ाहट है, लेकिन पूरी कोशिश है कि वो सतह पर ना आए। ज़्यादातर आज एंकर संपादकों का मुद्दा है कि अब मोदी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस, टूटती डूबती कांग्रेस आदि आदि, ये मुद्दे पूरे दिन आज चलते रहे मुख्यधारा के मीडिया में, टीवी में, डिजिटल में। पर हम मंथन करेंगे मिशन कश्मीर पर। मिशन कश्मीर, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब धारा 370 वहां लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर को काबू में किया, वो भी मिशन कश्मीर था। खबर है कि गुलाम नबी आजाद होकर मिशन कश्मीर पर निकल पड़े हैं। ये मंथन में आगे आपको पता चलेगा कि ये मिशन किसका है, क्यों आजाद को क्यों इस मिशन का नायक बनाया गया, ये वो बने। थोड़ी सी और बातें गुलाम नबी आजाद के बारे में बता देते हैं। 1970 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी उस वक्त ज्वाइन की जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करा लिया था। इसके बाद वहां माहौल ऐसा बन गया था कि राजनीतिक दलों को तब अछूत माना जा रहा था। कोई भी यूथ राजनीतिक दलों की सदस्यता नहीं लेता था, राजनीतिक दल अछूत हो गए थे। उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर ब्लॉक महासचिव के रूप में संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ज्वाइन की, और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के भी यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद, जब 77 में इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई, तो संजय गांधी के नेतृत्व में आंदोलन 20 सितंबर 1968 से 30 जनवरी 1979 तक किया, और वो जेल में बंद रहे। इस अवधि जो मैं ये वक्त बता रहा हूँ, इस अवधि तक गुलाम नबी आजाद जेल में बंद रहे। आज उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा सोनिया गांधी को लिखकर भेजा है। शायद पहली बार उन्होंने मुखर होकर ये बताया होगा कि मैंने क्या क्या पार्टी के लिए किया है। संजय गांधी की असमय दुर्घटना में मौत के बाद 1980 में वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली। संजय गांधी की पहली पुण्यतिथि पर गुलाम नबी आजाद अपने इसी पत्र में
जो मैं आपको दिखा रहा था, इसी पत्र में गुलाम नबी आज़ाद ने यह जिक्र किया है कि संजय गांधी की पहली पुण्यतिथि पर उन्होंने राजीव गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया था। एक एक चीज उन्होंने गूंथ कर उस पत्र में लिखी है। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक हर कांग्रेसी सरकार में वह केंद्र के मंत्री रहे। 1982 से लेकर 2014 तक ये अवधि है जिसमें वो मिनिस्टर रहे। जब भी कांग्रेस की सरकार बनी 1982 से लेकर 2014 का कोई भी वक्फा रहा हो, गुलाम नबी आजाद उस सरकार के हिस्से रहे हैं और महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। 1980 के मध्य से लगातार वो राष्ट्रीय महासचिव, यानी 40 साल से वो लगातार पार्टी के प्रमुख पदों पर रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे। और कुल मिलाकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के भी 40 साल से वे सदस्य रहे। गुलाम नबी आजाद आगे इस पत्र में लिखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, और वो दावा कर रहे हैं कि कोई ऐसा राज्य बचा नहीं, केंद्र शासित पुडुचेरी तक के वो प्रभारी इंचार्ज रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, राज्यसभा में भी जब 2014 में कांग्रेस की सत्ता चली गई केंद्र से, तो जब राज्यसभा में नेतृत्व का नंबर आया तो गुलाम नबी आजाद 7 साल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। ये इतनी सारी उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत लंबा पत्र है, 5 पन्ने, बहुत और बड़ा महीन महीन लिखा है। ये पत्र अंग्रेजी में है और बहुत महीन महीन लिखा हुआ है, तो आप इसको 10 पन्ने का मान लीजिएगा, हम और आप लिखें तो काफी गूढ़ पत्र है। तो क्या गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है? यह कोई कल्पना मात्र है या हकीकत? अभी इस पर बहुत पुष्टि से हम बातें नहीं कर सकते। आजाद के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है जैसा पंजाब के कैप्टन अमरिंदर के साथ हो चुका है। कैप्टन को भी राहुल बुरे लगने लगे थे और वह उनमें नुक्स निकालकर कांग्रेस से अलग हुए थे। चुनाव से पहले नई पार्टी बनाई, जिसका हश्र क्या हुआ ये सभी जानते हैं। धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और स्वर्ग का भगवान भला कौन नहीं बनना चाहता। PDP की महबूबा, कांग्रेस के उमर, जो वहाँ के फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना जरूर देख रहे थे, जबकि बीजेपी चाहती है कि देश के अन्य प्रांतों की तरह उसकी भी सरकार जम्मू कश्मीर में बने। और ये एक तरीके से ये जो उनके फोरफादर, जो उनके एक तरीके से सबसे बड़े नेता, उनकी इच्छा थी कि भाई कश्मीर में कब राज्य हमारा होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग कश्मीर को पूरी तरीके से अपने साथ रखने और वहां अपनी सरकार की स्थापना का सपना देखते रहे। उनके जीवन काल में ये सपना नहीं पूरा हुआ। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कश्मीर को के CM बनने के चक्कर में भी अपने हाथ जला चुके हैं और लौटकर अपने मूल चरित्र में भी वापस आ चुके हैं। एक IAS का है हम जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसे IAS अधिकारी जो कश्मीर में इस्तीफा देकर गए। कहीं उनकी मंशा थी कि हम राजनीति करें, वो आगे बढ़े, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने मूल कैडर में आ गए। किसी तरीके से पूरा उन्होंने एक माहौल बनाया। अब ये जो आज हम मिशन कश्मीर का मुद्दा लेकर आए हैं, ये वास्तव में मिशन कश्मीर क्यों कहा? तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसे बता रहे हैं कि भाई ज़्यादातर लोगों का फोकस कांग्रेस है कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस पर विलाप ज़्यादा हो रहा है। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं कि अब गुलाम नबी का मिशन क्या है, इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, इस्तीफे के आगे उनकी क्या क्या रोड मैप होगा। बहुत सारी खबरें आ रही, तरह तरह की खबरें आ रही, लोग कह रहे हैं कि भाई वो एक अपना राजनीतिक दल बनाएंगे। कुछ लोग यहाँ तक ताना बाना बुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो कम से कम कोई अलायंस करने जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन गुलाम नबी का कदम क्या होगा, क्योंकि वो आज़ाद हैं और उन्होंने आज ये जो पत्र लिखा ये उसी अंदाज में है कि अब मैं आज़ाद हूं। आज़ाद के अंदाज में गुलाम नबी ने ये पत्र लिखा। तो वास्तव में कहीं ना कहीं तो वो इतने कच्चे नेता तो है नहीं कि उनके मन में कोई ना कोई कहीं बात ही ना हो। वो कोई ना कोई प्लान तो करके चले होंगे। जब वो राज्यसभा से रिटायर हुए थे तो भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के बहुत ताकतवर नेताओं में एक नरेंद्र मोदी ने कम से कम उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था, उस वक्त गुलाम नबी की तारीफ की थी।
उसके बाद से बहुत सारे लोग ये कयास लगे थे कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ गुलाम नबी जाएंगे, क्या कोई पॉलिटिकल इक्वेशन बनेगा। लेकिन तब उस वक्त उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया था कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी में तो जा ही नहीं सकते हम, है ना। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही। लेकिन क्या अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे, अपना कुछ करेंगे, क्या करेंगे, या मिशन कश्मीर पर? लेकिन ये तो तय है कि गुलाम नबी मिशन कश्मीर पर हैं। और एक कुछ चीजें यहां बताना बहुत जरूरी है कि कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने की और उसके बाद से कश्मीरी पंडितों को वहां स्थापित करने के पूरे प्रयास किए गया, स्थापित भी किया जा रहा है उनको। इस तरीके से उन्होंने गवर्नर के माध्यम से जो राज्य था वो खत्म किया, और राज्य खत्म करने के बाद गवर्नर राज हुआ, वहां कानून व्यवस्था को काबू में करने की कोशिश की। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जो गुपकार कॉन्फ्रेंस है, उसको एक तरीके से बीजेपी ने ठिकाने ही लगा दिया है। तो अब कांग्रेस वहां एकमात्र चेहरा गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उम्मीद के रूप में दिख रहे थे, और कांग्रेस चाह भी रही थी कि वो जम्मू कश्मीर की राजनीति करें। यही बात उन्हें अभी हालिया में बुरी लगी। अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा था, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। लेकिन हाल का जो उनको चुनाव अभियान समिति का इंचार्ज बनाया गया, तो उन्होंने इस्तीफा तीसरे दिन ही दे दिया था, 2 दिन बाद ही। इसके बाद से नए नए समीकरण बनने लगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो वहां अभी बहुत मजबूत राजनीतिक प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी की उतनी मजबूत जितनी कि पीडीपी और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला की है, उतनी मजबूत राजनीतिक पकड़ के लिए उसे एक बड़े चेहरे की तलाश है। और उस चेहरे की तलाश में लगातार पार्टी का नेतृत्व, नेता, रणनीतिकार लगे हुए हैं। उनकी मंशा है कश्मीर की पर जीत, उनकी वर्षों पुरानी मंशा है। और कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है वो एक तरीके से कश्मीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम इसीलिए आज मंथन में हमारी जो चर्चा का फोकस होगा वो मिशन कश्मीर होगा, और मिशन कश्मीर पर जो अभी तक खुद को गुलाम महसूस करते रहे थे कांग्रेस में, उन्होंने आज कहा भी इस पत्र में कि राहुल गांधी अपमानित करते हैं। जो सोनिया गांधी का भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने जिस तरीके से यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार चलाई, वरिष्ठ लोगों की एक कमेटी बनाई, उन्हें सम्मान दिया, वरिष्ठ लोगों से राय मशविरा करके आपने सरकार चलाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन 2013 में जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, उसके बाद से कांग्रेस राहुल गांधी ने ही चलाई, मनमानी की। उनका ड्राइवर, गनर, सिक्योरिटी गार्ड, पीए, यही कांग्रेस चला रहे हैं। बहुत दिनों बाद, 50 साल बाद, या यूं कहें कि 50 साल जो अनुशासित रहा हो, अचानक उसने इतने दिनों बाद ये बात कही, तो ये दर्द बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना दर्द है। और मुझे लगता है कि ये जो गुलाम नबी आजाद के मिशन कश्मीर की योजना बहुत पहले बन गई थी। जो लोग उस वक्त कह रहे थे कि भाई क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी, जरा वो पुराना बयान भी सुनिए, वो जरा दृश्य भी देखिए, जब गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हुए थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे,
सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता नरेंद्र मोदी ने जो गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में देखिए किस तरीके से उनका गला भर्रा गया, वास्तव में बहुत भावुक हो गए थे, वो बहुत भावुक हो गए थे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया सकता है कि गुलाम नबी आजाद जितना अपने दल में लोकप्रिय और जिम्मेदार माने जाते थे वो विपक्ष में भी प्रधानमंत्री उनकी उस वक्त की बात को याद करके कितनी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, गला भराया कि भाई गुलाम नबी आजाद ने क्या जस्चर दिखाया है मानवता का एक। इस विदाई समारोह के बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि गुलाम नबी आजाद अब शायद कांग्रेस से आजाद होंगे, और आज वो आजाद हो गए, उन्होंने खुद को आजाद कर लिया। इसके बाद कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन दोनों ने प्रतिक्रिया दी, वो बहुत संक्षिप्त में सुनेंगे। भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष एनएसयू का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। तो ये जो अशोक गहलोत ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि भाई उस समय जब कहा जाता था कि संजय गांधी के इर्द गिर्द चापलूस हैं और वो पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उन्होंने इशारा किया कि भाई उन चापलूसों में युवा गुलाम नबी आजाद भी थे। अगर उनको हाईकमान हटा देते तो आज गुलाम नबी आजाद का देश में कोई लेना देना नहीं होता, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। अशोक गहलोत साहब ये इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आज गुलाम नबी आजाद ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते। ये अशोक गहलोत ने बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब मैं यूथ कांग्रेस का नेता था, यूथ कांग्रेस का इंचार्ज था, उस वक्त मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग लगे हुए थे, और अगर उस वक्त अगर मुझे पार्टी आला कमान अगर हटा देता तो अशोक गहलोत का कोई नाम लेवा नहीं होता। वो अपने तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं। मंथन जो है वो मिशन कश्मीर है, और कश्मीर पर निकल पड़े हैं गुलाम नबी आज़ाद, यानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कश्मीर में पले बढ़े हैं, कश्मीर की राजनीति से राजनीतिक शुरुआत की है, पूरे देश में फिर राजनीति की है, और
गांधी परिवार को अगर छोड़ दें तो सबसे पुराने नेता कांग्रेस में थे आज तक। उसके बाद अब उनसे पुराना नेता कोई नहीं था आज की डेट में, आज इस्तीफा देने से ठीक पहले तक। अब इन्हीं पहलुओं पर हम बात करेंगे कि इस जो मिशन कश्मीर है, ये पक्का मिशन कश्मीर तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और आज़ाद साहब मिशन कश्मीर पर निकल पड़े हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ऐसी पक्की और पुख्ता सूचनाएं हैं और घटनाक्रम भी एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। मेहमानों को परिचय करा देते हैं। पंकज त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत। अमलेंद्र त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, त्रिपाठी जी का भी बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार तसग्गुत रशीद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रशीद साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार वक्त देने के लिए। देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, आज बहुत दिनों बाद समय दिया है, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, लगभग हमारे साथ मंथन में रहने वाले बिलाल सजवारी साहब जुड़ गए हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और माफ़ कीजिएगा, हमारे बहुत वरिष्ठ, हमारे अग्रज, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं लखनऊ से। प्रमोद जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। चर्चा की शुरुआत आलोक जी से करते हैं। आलोक जी, गुलाम नबी आज़ाद ने आज पत्र लिखा, बहुत सारी बातें कही, और जो निंदा की वो केवल 1.5 पैरे में की उन्होंने कि भाई राहुल गांधी जब से आए हैं तो मटिया मेट हो गया मामला। और ये बहुत सारे नेता कह चुके हैं। आज देश का पूरा जो राष्ट्रीय और जो रीजनल मीडिया है वो यही चला रहा है, भाई अब कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस कैसे मोदी से लड़ेगी, ये सब यही आज विषय है पूरे दिन। लेकिन हम थोड़ा उससे आगे बढ़े हैं कि भाई मिशन कश्मीर पर निकल पड़े हैं गुलाम नबी आज़ाद, और ये किसका मिशन वो सफल बनाने के लिए निकल पड़े हैं। भदौरिया जी। देखिए, गुलाम नबी आजाद का जाना कांग्रेस के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरे पहलू को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। गुलाम नबी आजाद की पिछली पारी, लंबी पारी, ये राज्यसभा के तौर पर आई और ये मनोनीत हो रहा है। जहां तक मेरी को याद आ रहा है, वो 4 बार से ज्यादा वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, झटका लगता है, ठीक है, बिल्कुल लगता है। कोई पार्टी का अगर बड़ा नेता का छोड़ता है तो झटका लगता है, लेकिन साथ में आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति की, उस नेता की अपनी पार्टी को जिताने की क्षमता कितनी बड़ी। झटका उससे माना जाता है, नंबर 2। नंबर 3, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, डिलिमिटेशन हो रहा है, सब तमाम चीजें, नए नए लोगों को अधिकार मिल रहा है। तो ये टाइमिंग चुनना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे खेद केवल इस बात का हो रहा है, राज्यसभा एक उच्च सदन है जहां माना जाता है कि सारे प्रबुद्ध लोग उसके सदस्य होते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद के इतना वरिष्ठ होने के बाद, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद जो भाषा है वो उस स्तर की नहीं है जो एक प्रबुद्ध वर्ग की भाषा होती है। अगर इस्तीफे के अगर 5 पैराग्राफ, 5 पन्नों को अगर ध्यान से पढ़े, भाषा वो नहीं है, वो ज्यादातर उनका सीवी लगता है। ज्यादातर कि उन्होंने कब क्या किया, संजय गांधी के साथ में क्या किया, ये नहीं। इसकी बजाय उनको वो देना चाहिए। वो G23 पहले बना चुके थे, उसके वो सक्रिय सदस्य भी थे। आनंद शर्मा ने भी अपने वो पद से छोड़ा था, अब उनके भी आगे पीछे उनका भी कुछ होने वाला। वो G23 का क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, अभी जैसे आपने चर्चा की ओर भी इंगित किया कि क्या वो दूसरे अमरिंदर सिंह होने वाले हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि अमरिंदर सिंह भी चुनाव के समय ही ये उन्होंने अलग पार्टी बनाने की बात की थी। इनका बहुत अच्छा होता, जितने प्रबुद्ध हैं, एक नया अपना आगे का रोड मैप देते। राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ना बेहद आसान है, और जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी के इशारे पे ये कर रहे हैं, क्योंकि जब ये शब्द जब इस्तेमाल करते हैं राज्यसभा के 4 टर्म पूरे कर चुके नेता के तौर पर कि वो सिक्योरिटी गार्ड और पीए फैसला लेते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से ये सही दिशा की तरफ वो बढ़ते हुए मेरे को नजर नहीं आ रहा। एक जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं आलोक जी,
वो ये कह के गए थे कि भैया मैं डिस्कस करने गया था, वो कुत्तों को बिस्कुट खिलाते रहे। तो अब ज़्यादातर लोग राहुल गांधी को ही कह के जा रहे हैं। वो कह रहे थे, असम के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी, वो कह गए थे भाई मैं डिस्कस करने गया था असम, वो कुत्तों को बिस्कुट खिलाते रहे, हमारी सुनी नहीं। तो इस तरह की बातें पहले भी कांग्रेस में हो गई हैं। आप कंटिन्यू करें। नहीं, देखिए, इस तरीके की बात है कि वो कुत्तों को बिस्कुट खिलाते रहे, तो वो उन्होंने ये शब्द कब इस्तेमाल किए? जब उनकी थाली में, उनके प्लेट में कुछ आ गया तभी तो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके के, मैं नहीं मानता कि अगर आप इस तरीके के हमला करके जाते हैं तो कुछ हो सकता है। गुलाम नबी आजाद का और हेमंत बिस्वा के शर्मा के आधार में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक असम के बड़े कद्दावर नेता है और अपनी क्षमता पर पार्टी को जिता भी सकते हैं। भले ही सोनोवाल ने नेतृत्व किया था, लेकिन उन्होंने जिताया था, और इससे पहले भी। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में असम से ही सारे राज्य अलग हुए थे, लेकिन तब भी उनका काफी क्षेत्रों में एक मजबूत आधार रहा है। गुलाम नबी आजाद को यहाँ पर एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं। राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी तो 2 इलेक्शन हार चुके, बड़े इलेक्शन हार चुके। अब उस नेता पर ठीकरा फोड़े, उस नेता को कौन निशाना बना रहा है? अब जरा इसको भी भूलना नहीं चाहिए। 2013 से उस व्यक्ति को कौन निशाना बना रहा है? कौन सी पार्टी निशाना बना रही है? कौन सा नेता निशाना बना रहा है? कौन व्यक्तिगत हमले कर रहा है? ये समझना पड़ेगा। राजनीतिक दर्शन महत्वपूर्ण। आलोक जी, गुलाम नबी आजाद ने भी जब इस्तीफा दिया तो 2013 का ही जिक्र किया। कहा भाई 13 से जब उपाध्यक्ष बने और वो अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा, और तभी से लगातार राहुल गांधी पार्टी का मटियामेट कर रहे हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे कि गुलाम नबी आजाद की भूमिका क्या है, मिशन कश्मीर क्या है। कश्मीर से भी हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से पहले आलोक जी ने एक इशारा किया कि भाई गुलाम नबी आजाद ने किस पर हमला किया? राहुल गांधी पर। और 2013 से राहुल गांधी पर कौन हमला कर रहा है? राहुल गांधी किसके टारगेट में है? ये इशारा बड़ा महत्वपूर्ण है। रशीद साहब जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। रशीद साहब, गुलाम नबी आजाद को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या चर्चा है? क्योंकि राजनीति वहाँ बहुत उन्होंने की, चीफ मिनिस्टर भी रहे। और एक अभी आलोक जी ने कहा कि भाई वो उतने जनाधार वाले नेता नहीं। मुझे बहुत नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में क्या उनका जनाधार है क्या नहीं है, लेकिन उनके इस कदम को लेकर आज वहाँ राजनीतिक हलकों में क्या चर्चा रही? तसग्गुद रशीद साहब, अनम्यूट करिए रशीद साहब। अपने आप को अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी, जब यह खबर फैली कि आजाद साहब ने, जो एक कांग्रेस के
दिग्गज नेताओं में से गिने जाते थे, तो बेशतर जो कांग्रेस के वर्कर्स है, लीडर्स है, वो आजाद साहब के इस फैसले से मायूस हुए। रही बात जो वोट बैंक है, जाहिर सी बात है आजाद साहब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, तब तो रियासत थी, तब तो स्टेट था, अब तो यूनियन टेरिटरी है, और इस यूनियन टेरिटरी के वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन जो उस दौरान आजाद साहब का टेन्योर था, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अच्छा काम किया था, और यही वजह थी कि आजाद साहब की लाइकिंग जो है वो लोगों से, यानी ग्रास रूट लेवल के लोगों से काफी थी जी। लेकिन बात को समझना पड़ेगा। दरअसल मेरी आजाद साहब से 2 महीने पहले एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वो कश्मीर आए थे, और कश्मीर में उन्होंने तकरीबन 10 पॉलिटिकल रैलीज कंडक्ट की और वर्कर्स को एड्रेस किया जी। आजाद साहब का एक ग्रुप है जो आजाद साहब जिस पार्टी में जाए उसके लॉयलिस्ट माने जाते हैं, और जब आजाद साहब की आज खबर फैल गई, अभी उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन जो फॉर्मर लेजिस्लेटर्स है, चाहे वो एमएलएज रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं या एमएलसी, 5 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की बेसिक मेंबरशिप से रिजिग्नेशन दिया है जी, और लेकिन जो आम नागरिक है, आम नागरिक जो रियल कांग्रेसमैन है, चाहे वो एल्डरली है, बुजुर्ग है या नौजवान है, आजाद साहब के इस फैसले से काफी मायूस है। नहीं एक्सपेक्ट करते थे आजाद साहब जैसी शख्सियत जिसका बेस कांग्रेस में रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। और ये टाइमिंग के हवाले से, जैसे भदौरिया जी ने कहा, टाइमिंग के हवाले से अब इस पे काफी डाउट्स भी हो रहे हैं। अगर आजाद साहब को इस्तीफा देना था, ये 1 महीने पहले क्यों नहीं दिया, आज ही क्यों दिया? आपको मैं बताऊं कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नए कांग्रेस के यूनियन टेरिटरी के चीफ बनाए गए, वो 3 दिन कबल बनाए गए और उनका ताल्लुक रामबन से है, यानी बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं और उनको गुलाम अहमद मीर जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, तकरीबन कांग्रेस की जो कमांड उन्होंने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तकरीबन 6 साल की। कांग्रेस का एक शेड्यूल होता है कि जब आपकी टर्म एक्सपायर होती है, दूसरे चेहरे को आपको लाना होता है। 3 दिन कबल ही वकार रसूल वानी का डिसीजन लिया गया और वो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ बनाए गए। लेकिन यहां पे मैं जरूरी ये कहना चाहूंगा, इस डिसीजन पे भी काफी डिस्कशंस रहे। ये डिसीजन जो है ये डेफर किया गया तकरीबन 2 महीने। बात वही आती है, जब तक कांग्रेस में क्लियरिटी हाई कमांड ग्रास रूट लेवल के वर्कर को नहीं देगी, तब तक मुझे लगता है आजाद साहब जैसे जो इन्होंने आज डिसीजन लिया, ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जैसे कैपल सिबल चले गए, आज आजाद साहब चले गए। कांग्रेस को अगर बचाना है तो मुझे लगता है जो ग्रास रूट लेवल का फील है, यू हैव टू बी टफ एंड रशीद साहब रशीद साहब, टाइमिंग की बात की आपने भी, भदौरिया जी ने भी। टाइमिंग 29 तारीख से, जैसे अभी अजय माकन कह रहे थे कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी हैं, और गुलाम नबी साहब ने उन्हीं पर ट्रैक कर दिया, डेड कर दिया। तो कहीं परोक्ष रूप से ऐसा तो नहीं, जिन्हें गुलाम नबी आजाद साहब भी फिरका परस्त ताकतें कहते थे, उनके साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं परोक्ष रूप से? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज फिर बंद हो गई। जी, मैं तो बिल्कुल अनम्यूट ही हूं शायद, और बिल्कुल मैं अनम्यूट ही हूं। मेरी आवाज आप तक शायद आ रही होगी? हाँ, मिल रही है, बोलिए प्लीज। जी, ये आपका ध्यान और जो सारे हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट्स हैं उनका ध्यान में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आजाद साहब की तारीफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में की, उसी दिन से ऐसा लगा कि शायद आजाद साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो मरासिम है, जो रिलेशंस है, वो काफी मैच्योर है, एक दूसरे को समझते हैं, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब ये आजाद साहब के हाथ में है कि कौन सा फैसला लेंगे, और फिर जो उनकी पार्टी बेस है, जो उनका बेस है जम्मू कश्मीर में वो डिसीजन लेने में
अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर लोग उनका कितना साथ देंगे। ठीक, बड़ी बात है, बड़ी बात है। कांग्रेस के साथी अमलेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमलेंद्र जी, एक एक करके एक नेता आपके यहाँ जा रहे हैं, चाहे यूथ हो चाहे सीनियर लीडर हो, सब एक एक करके जा रहे हैं। अभी एक कोई शेरगिल साहब थे, वो चले गए। तो जो राहुल गांधी जिन लोगों को पार्टी में लेकर आए वो भी दांव दे रहे हैं, और पुराने लोग नाराज हैं कि भाई ये ड्राइवर, कंडक्टर और ये गार्ड कांग्रेस चला रहे हैं। त्रिपाठी जी, और देखिए त्यागी जी बिल्कुल मोर्चा बांधे हुए बैठे हैं कि बस मौका मिले और झपटे हैं आप पे। नहीं, बिल्कुल साथी है हमारे डिबेट में बैठे, उनका हक है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी का जाना वाकई में दुखद है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने उनको क्या नहीं किया, युवा थे उनको मंत्री बनाया, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, भारत देश के सारे प्रदेशों के प्रभारी रहे। अभी इन्होंने एक आरोप लगाया, अरे वो अपनी कुबत से रहे भाई, वो कह रहे हैं मेरी कुबत थी, और किसी को तो नहीं बना दिया आपने, कपिल सिब्बल को तो प्रभारी नहीं बना दिया आपने, उनकी कुबत थी इसलिए उनको बनाया गया। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने त्याग किया, तपस्या की, कांग्रेस में है हम ब्लॉक महासचिव से मेरी भी कई व्यक्तिगत मुलाकातें हैं उनसे, वो कहा करते थे कि फैमिली को छोड़कर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति में हूं और फैमिली को छोड़कर सबसे ज्यादा पदों पर रहा हूं। ये व्यक्तिगत निजी बातचीत का हवाला दे रहा हूं, आज मेरी निजी बातचीत का हवाला दे रहा हूं इस बात को लेकर। इंटरव्यू में अभी आप सुना रहे थे, वो इनसे ही पुराने थे, इनके साथ के थे, 1970 के आसपास या 1970 के आसपास वो भी आए। और मीरा कुमार जी हैं बिहार से, वो भी काफी पुरानी है, उनकी फैमिली पुरानी कांग्रेस में। तो कांग्रेस में मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक आपने दिया, बहुत अच्छा किया, ज्यादा दिया कम दिया कांग्रेस जाने, गुलाम नबी साहब जाने, आप लोग जानो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई मैं नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, राहुल गांधी दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। नेता ही नहीं बचेंगे, किसके दम पर लड़ेंगे? आधी बीजेपी आपके नेताओं से सुशोभित है। बिल्कुल, कांग्रेस में भाजपा के जो भाजपा की सरकार में सारे लोग कांग्रेस के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों चले जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे इसलिए वो उनके पास चले जा रहे हैं लोग। जिनका संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने साफ कहा था कि जिनको संघर्ष करना, जिनको सड़क पे रह के लड़ना है, वो लोग कांग्रेस में रहें, क्योंकि अभी सत्ता से कांग्रेस नहीं दे सकती उनको। कांग्रेस पास इस टाइम संघर्ष का समय है। आगामी 4 सितंबर को कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली है दिल्ली में, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा है। तो कांग्रेस पूरे भारत में मूवमेंट करने जा रही है गांधी जी के तरह। जैसे गांधी जी ने पूरे भारत में व्यापक आंदोलन छेड़े, वैसे ही राहुल गांधी जी पूरे भारत की यात्रा पर निकले, लगभग 3000 किलोमीटर जाएंगे। और इसी क्रम में जब ये लोग छोड़ते हैं तो बहुत दुखद है ये। ठीक बात है। आपके नेताओं ने कहा कि भाई इस समय जो ये भ्रष्टाचार, महंगाई और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान है उसको झटका लगेगा। पंकज त्यागी के पास चलते हैं। त्यागी जी, ये कौन सा मिशन है आप लोगों ने शुरू कर दिया है? ये कश्मीर मिशन, ये क्या इशारा और क्या है मामला? ये जरा बता दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं जो ये कांग्रेस के नेता हैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप गुलाम नबी आजाद जी के से बहुत छोटे हैं और आप सीनियर नहीं, वो सीनियर है। तो अशोक गहलोत के कहने से आप उन पे उंगली ना उठाएं। दूसरी बात, अगर इस देश का सबसे खराब नेता है तो राहुल गांधी है, ठीक है? ये आप पहले सुनिए, पहले आप बोले मैंने कुछ नहीं बोला, अब मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? जी बोलिए। जब कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत पड़ी है तब राहुल गांधी इटली गए। अरे भाई नानी के यहाँ जाएंगे कि नहीं? क्या बात करते हैं भाई, आप भी अपने रिश्तेदारी में जाते हो। अब राहुल खुश नसीब है कि उनकी नानी इटली में रहती, हमारी रायबरेली में रहती, तो अंतर क्या भाई? तो जाएंगे। क्या बात करते हैं पंकज जी? अरे जाएं तो जाएं मेरे यार, मैंने कोई मना थोड़ी ना करा। जब केदारनाथ हादसा हुआ था उस दिन भी राहुल गांधी इटली थे। तो भाई राहुल गांधी बता के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, हादसा हो जाए। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? तो जब वो सीएम क्यों हटाया, फिर आके सीएम आके क्यों हटाया? विजय भगोड़ा जी को क्यों हटाया? अरे बहुत पुरानी बात है ना, इसमें आइए इसमें कि मिशन कश्मीर क्या है? कश्मीर क्या है? हाँ, कश्मीर में बता रहा हूं यार, एक सुनो। जब तक फारूक अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, महबूबा परिवार, जब तक ये हैं, ये उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी आजाद जी को रिस्पेक्ट नहीं मिली। और आपकी मैं गलतफहमी बहुत बड़ी दूर कर देता हूं, जो आप हंस रहे हैं, ठीक है?
नहीं, वो पत्रकार हैं, वो पत्रकार हैं, वो नेता नहीं है। उनकी गलतफहमी मत दूर करो भाई। हमारे पैनल में पत्रकार की गलतफहमी है, कोई दूर नहीं करता। नेता को तो कदापि मौका नहीं दूंगा मैं। पत्रकार है भाई, ये सब मत करो आप। उनकी गलतफहमी दूर मत करो। हंसने तो भाई क्या हंसने भी टैक्स लगा दोगे आप जीएसटी लगा दो, हंसने भी टैक्स लगाओगे? पंकज त्यागी, हम आपसे हाथ जोड़ लें? हम जोड़ रहे हैं आपसे हाथ। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं डिबेट से निकल रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, माफी, नमस्कार। जाइए। सीधे अब चलते हैं बिलाल भाई के पास। बिलाल जी जी, गुलाम नबी आजाद किस मिशन पर हैं? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही सेंसिटिव सवाल है। देखिए, गुलाम नबी आजाद किस मिशन पर है दुर्गेंद्र जी, इसको समझने के लिए मैं जो आपके सामने जो थ्योरी पेश कर रहा हूं जी, इसको एनालिसिस मत समझिएगा, इसको काल्पनिक मत समझिएगा। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एक थ्योरी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। पहली बार आपके चैनल पे साझा कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल इनपुट है जो मैं आज आपके सामने आपके चैनल पे साझा करूंगा। करिए प्लीज। दरअसल गुलाम नबी आजाद के मिशन को समझने के लिए हमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो ब्लूप्रिंट है केंद्र सरकार का, उसे समझने की जरूरत है। दरअसल जम्मू कश्मीर जो स्टेट जो जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया तो वहां पर जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब, ये इनका जो पॉलिटिकल स्टेक है और जिस माइंडसेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटली वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि अप्रोक्ष रूप से वो दे आर हैंड इन ग्लव्स विद पाकिस्तान और आइदर विद चाइना जी। तो केंद्र सरकार का जो ब्लूप्रिंट है वहां पर केंद्र सरकार एक ऐसे नेता को स्टैब्लिश करना चाहती है जो मेन स्ट्रीम का नेता हो, जो भारत की जो कश्मीर को लेकर जिस स्ट्रैटेजी उसको समझता हो, कश्मीर का जो इंटरनेशनल डायनेमिक्स हो उसको समझता हो और उसके अंदर कश्मीरियत भी हो और राष्ट्रवाद भी हो। तो इस ब्लूप्रिंट को लेकर केंद्र सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये बात ठीक है कि गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी, नहीं कहूंगा बल्कि केंद्र सरकार की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। अभी गुलाम नबी आजाद, बिलाल साहब एक IAS अफसर भी गए थे वहां पर, इस्तीफा देकर वो काम कर रहे थे, फिर अपनी सेवा में आ गए, उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं थी। समय समय पर पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर की विजिट कर रहे थे और वो एज ए एक्स चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कर रहे थे, कांग्रेसी नेता की हैसियत से नहीं कर रहे थे। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस से उनके ताल्लुकात खराब हो गए और काफी समय से खराब हो गए, तो वो कंटिन्यूटी में जम्मू कश्मीर जा रहे थे और वो PCC को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते थे, एज ए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जा रहे थे। तो गुलाम नबी आजाद एक वहां पर आने वाले समय में एक पार्टी बनाएंगे। गुलाम नबी आजाद एक पैन इंडिया अपनी वहां पर एक हैसियत रखते हैं। जम्मू में भी उनका एक आधार है, कश्मीर में भी आधार है, माइनॉरिटी के लीडर हैं और आने वाले समय में जो स्ट्रैटेजी है अगर वो कामयाब रही तो केंद्र सरकार की यह अपेक्षा है गुलाम नबी आजाद से कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर टेरिटरी में इस तरह से डेवलप हो गया है ताकि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इररेलेवेंट हो जाए, ताकि वो इस टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ कश्मीर का जो इंटरनेशनल फोकस है, जो इंटरनेशनल डायनेमिक्स है, उसको केंद्र के माइंडसेट से रिप्रेजेंट कर। ठीक बात है। गोस्वामी जी के पास चलते हैं। गोस्वामी जी, 2-3 चीजें और मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट बढ़ा देता हूं कि अभी पहाड़ी इलाकों में जो कश्मीर का इलाका है वहां गुलाम नबी आजाद की ठीक ठाक पैठ है, जैसा अभी रशीद साहब बता रहे थे। और इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वैली है और जो ऊपर के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां
बीजेपी के लिए दिक्कत है, उसके पास कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी वजह से वहां पे वो स्थितियों को करे। और बिलाल साहब ने जो कुछ बहुत सारी बातें थी वो एक बहुत पिरोकर एक माला में उन्होंने बता दिया कि भाई ये योजना है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैं आऊंगा रशीद साहब, आपके पास आऊंगा, तो ये पूरा मसला उन्होंने रख दिया। आप कितने सहमत हैं इससे? प्रमोद जी अनम्यूट करिए अपने आप को। बोलिए प्रमोद जी, अनम्यूट करिए प्रमोद जी, दर्शक सुन नहीं पा रहे आपको। प्रमोद जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है प्रमोद जी की। रशीद साहब के पास चलते हैं। रशीद जी, बिलाल साहब ने एक इनपुट है, ये हम थ्योरी नहीं कहेंगे, कतई काल्पनिक थ्योरी नहीं है, ये इनपुट बहुत सारे लोगों को मालूम है, इसमें कई प्रयोग भी हो चुके हैं। आप इसकी तस्दीक करते हैं? राशिद साहब अनम्यूट करिए, आपकी भी आवाज नहीं मिल रही। मैं आपको बता दूं, जो बिलाल साहब ने आर्गुमेंट हमारे सामने रखा वो काफी अच्छा रखा। और जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने प्रोग्राम में कहा कि जो आजाद साहब ने पॉलिटिकल रैलीज की उसमें लोग आजाद साहब के आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि आजाद साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ये मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो आपने ये पहाड़ी इलाकों की बात की, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी एसटी पॉपुलेशन है वो पहाड़ों पे रहती है, गुज्जर बस्तियों में रहती है। लेकिन यहां पे मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉपुलेशन, इस आबादी के लिए काम किया है, वो पिछले 70 साल में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार ने नहीं किया है। आज एसटी पॉपुलेशन को हर एक जगह जो है वो रिजर्वेशन मिलती है, जॉब्स मिलते हैं, डेवलपमेंट होती है और पैसा आता है और जमीनी सतह पे खर्च किया जाता है। लेकिन मैं वह बात वही करना चाहूंगा जिसकी बिलाल साहब ने हमें इशारा दिया था। जो कांग्रेस में ये चीजें हो रही है, हो क्यों रही है, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन, यू हैव टू एड्रेस इट। जब तक हाई कमांड से एक क्लियर मैसेज ये नहीं जाएगी डाउन द लाइन, जो उनके वर्कर्स है, जो भी पार्टी में इंडिसिप्लिन करेगा, पार्टी में उसके लिए जगह नहीं है। हाई कमांड से जब कोई डिसीजन नहीं आता है, ये बड़े नेता जो है ये सफोकेट होते हैं, इनके आइडियाज ब्लॉकेड में तब्दील होते हैं। और यही वजह है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या तो कपिल सिब्बल जैसे पार्टी से छोड़ देते हैं, आजाद साहब जैसे नेता पार्टी को छोड़ देते हैं। और ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी भी पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी बहुत सारी जो मेरे पास इनपुट है, आज 5 फॉर्मर मिनिस्टर्स ने भी पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन किया जब उन्होंने सुना कि आजाद साहब ने पार्टी को छोड़ दिया है। ठीक बात। एक बड़ा सवाल रशीद साहब, बड़ा सवाल कि एक तो कांग्रेस हाईकमान सीधा मैसेज नहीं दे रही, और दूसरा आपने बिलाल साहब की थ्योरी को तस्दीक किया। बिलाल साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाएंगे, उनसे एक सवाल नहीं हो पाया है, कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहा है, प्रमोद जी के पास जाएंगे जी। दुर्गेंद्र जी, मैं ये कह रहा था, एक पॉइंट और मैं और रखना चाहता हूं जी। दरअसल सारा खेल नेता की यूटिलिटी का होता है। आजाद साहब उस मौजूदा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक वो फेस है जो वहां की माइनॉरिटीज को एक मेन स्ट्रीम से जोड़ने में केंद्र को लगता है कि कामयाब हो सकते हैं जी। दरअसल जो माइनॉरिटी है जम्मू यूनियन टेरिटरी का, उसको महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला द्वारा जिस तरह से समय समय पे मेन स्ट्रीम में जब उसे जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है वहां के सेंटिमेंट्स को और अपनी पॉलिटिक्स की है। तो आजाद साहब में केंद्र सरकार को एक वो चेहरा नजर आता है कि वो माइनॉरिटी को एन ब्लॉक में जोड़ के भारत के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक बात है, ठीक बात। गोस्वामी जी के पास चलते हैं, बहुत माफी के साथ में, क्योंकि नेटवर्क ना आने की वजह से गोस्वामी से बात नहीं हो पाई।
चौहान साहब, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मिल रही है। अब जरा आप कंटिन्यू करिए। मेरा प्रश्न ये है कि ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? जब उसकी सरकार थी तब भी तो गुलाम नबी आजाद उन्हीं की पार्टी में थे, मिनिस्टर थे। गोस्वामी जी, नरेंद्र मोदी क्यों ये काम कर रहे हैं और उन्होंने क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की क्या दशा और दिशा होगी? स्थिति है, मैं उनकी बात से लगभग 100% सहमत हूं। जिस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद वहां पर जो बिलाल साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, इन लोगों का बिल्कुल तालमेल नहीं है। और ये बल्कि कहीं ना कहीं ये वहां बैली की राजनीति में अपने उन पर आरोप लगता है कि वो चाइना और पाकिस्तान के करीब हैं, ये भी आरोप लगता है। नहीं, देखिए, चाइना और पाकिस्तान के करीब है कि नहीं, ये बात तो बहुत आधिकारिक रूप से नहीं, मैं कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी चर्चा इसी डिबेट में आई कि कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगते हैं। नहीं दुर्गेश जी, आधिकारिक रूप से मतलब एज ए जर्नलिस्ट ये बात जब तक कहीं पुख्ता सबूत ना हो, आरोप तो लगते रहे हैं जी। ये बात सच है कि आतंकवादियों से भी उनके रिश्तों की बात होती रही है, लेकिन ये बात हम कैसे कह दें कि नहीं, आप और हम तो नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक रिश्ते हैं, ये रहे हैं, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है दुर्गेश जी, मेन स्ट्रीम में वो शामिल ये दोनों फारूक साहब और महबूबा जी नहीं रही हैं। ये बात सही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। जब भी उनकी सरकारें रही हैं, आतंकवाद बढ़ा है, इसलिए ये आरोप लगते रहे हैं। ये बात अपनी जगह सही है। और बिलाल साहब ने जो कहा कि मैं आज पहली बार ये बात कह रहा हूं, इस पे खुलासा कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत कोई खुलासे की बात नहीं है। ये रणनीति हम लोग जान रहे थे जब ये लोकसभा में जिस ढंग से उनके विदाई भाषण में हुआ था, तब से ही ये संकेत मिलने लगे थे। एक बात। दूसरी बात जिस पर हम दुर्गेश जी आज डिबेट कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है कि इसमें शायद राज्यसभा का टिकट न मिलने से जब इनको रोका गया, हालांकि तल्खी उससे पहले थी, इसीलिए राज्यसभा का टिकट उनको नहीं दिया गया। वहां से आजाद साहब की नाराजगी कुछ ज्यादा तल्ख हो गई और बढ़ती चली गई। लेकिन ये ठीक है, कुछ चीजें आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ चीजें हर एक की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो अपनी जगह है। इनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, आज कांग्रेस की वजह से ही आज इस पोजीशन पे है, ये बात भी सच है। लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि उसमें राहुल जी, सोनिया जी या प्रियंका जी, कहीं ना कहीं उसमें दबाव किसी का भी हो, राहुल जी की अहम भूमिका हो या जो भी हो, लेकिन दोनों की भी सहमत तो रही होगी, तभी ये चीजें बनी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वजह है कि जब G23 ने एक खुलकर एक विरोध व्यक्त करना शुरू किया, तो उसके बाद इन चीजों को कांग्रेस नेतृत्व अक्षम रहा कि वो पैचवर्क नहीं कर पाया। उनके ग्रीवांसेस को, उनकी शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेतृत्व इसमें असफल रहा और यही कारण है कि खाली यही नहीं, चाहे अमरिंदर सिंह जी हों, जितेंद्र प्रसाद हों, RPN सिंह हों, विश्वा हों, ये सारे बड़े जो कांग्रेस के आंख कान और उनकी एक मजबूती के स्तंभ हुआ करते थे, ये धीरे धीरे खसकने लगे। तो इसमें कांग्रेस को भी इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है, आखिर ये लोग क्यों निकल के जा रहे हैं? कहीं ना कहीं सवालिया निशान कांग्रेस के नेतृत्व पर भी है, वो चाहे राहुल जी को आप उसमें टारगेट पे ले लीजिए या किसी अन्य को ले लीजिए। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है। अब बिलाल साहब बहुत 20 सेकंड में, क्योंकि अब बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 20 सेकंड में बहुत जल्दी आलोक जी से फाइनल कमेंट लेंगे। फिर चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती वो लीडर है जो ये कहा करती थी कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी करेंसी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला वो नेता हैं जो ये कहा करते थे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कि चाइना को हम इग्नोर नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर के इशू पर। और पी चिदम्बरम और करण सिंह ये कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर रिक्वायर्ड्स अ मोर ऑटोनॉमी। तो ये आरोप नहीं है, ये उनकी बातों से, उनके स्टेटमेंट को ही कोट करते हुए कहा है मैंने बात।
ठीक बात है बिलाल भाई, बिल्कुल ठीक बात है। फाइनल कमेंट के लिए जो अंतिम टिप्पणी है आलोक भदौरिया जी, देश के बहुत जाने माने संपादक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, बहुत सारी चीजें, मिशन कश्मीर भी स्पष्ट हो गया, बिलाल साहब ने, आपने भी इशारा कर दिया, और राशिद साहब बैठे हैं, उन्होंने भी इसको तस्दीक कर दिया, तसग्गुर राशिद साहब ने इसको तस्दीक कर दिया, गोस्वामी जी ने भी लगभग वही बात की। अब एक और सवाल उठ रहा है कि इस देश में क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उसके रणनीतिकार भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि जो 2024 धीरे धीरे आ रहा है, और जिसको कहा जा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल जो लड़ाई होने वाली है वो कांग्रेस से, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और घूम फिर कर ये बात सही भी है, एक आंकड़े के अनुसार करीब देश में 267 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, उसमें 34 कांग्रेस जीतती है और बाकी बीजेपी जीत जाती है। तो ये जो पूरा गुणागणित जो चल रहा है, इसको लेकर आप कांग्रेस को 2024 के आलोक में कहां पाते हैं, और बीजेपी की जो आक्रामकता है कि वो चारों तरफ 24/7 सोचते हैं, उसको लेकर आपकी अंतिम टिप्पणी संक्षिप्त। भारतीय जनता पार्टी का जब ये अश्वमेध यज्ञ जब चालू हुआ था तो सबसे पहले दिल्ली ने रोका था उसको। अब याद करिए, दिल्ली में भाजपा को एक करारी हार मिली थी। अभी तक इनके ज्यादातर ये कि दूसरे दर्जे के नेताओं को, दूसरे दर्जा कहना उचित नहीं होगा, मतलब दूसरी पंक्ति के नेता को ये भाजपा इधर जो रणनीति है उसमें वो अपने सामने, अपने पाले में लाना चाहती है। चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो पार्थ चटर्जी हो, चाहे वो मतलब किसी भी नेता को उठा लीजिए, हेमंत बिस्वा को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो ये नेता निकल करके जा रहे हैं किसी भी पार्टी, कोई भी इस्तीफे का अगर आप पैटर्न देखें तो वो ये कहते हैं कि सलाह मशवरा की गुंजाइश खत्म हो गई है। मैं अब यही एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सलाह मशवरा होता है? समाजवादी पार्टी में होता है, मायावती की पार्टी में होता है, स्टालिन की पार्टी में होता है, केसीआर की पार्टी में होता है, नहीं कि पूरे ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में होता है। सवाल तो ये है ही नहीं कि आप वहां पर चले जाएंगे, उसकी बी टीम भी बन जाएंगे, तो क्या आपसे सलाह मशवरा लेकर कदम उठाए जाएंगे? तो ये तो होना नहीं है। इन बातों का इनको कोई केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई महत्वपूर्ण मतलब नहीं है। अब सवाल ये कि बीजेपी के बाद आपका मानना ये है, आपका सवाल ये है कि क्या बीजेपी इकलौती पार्टी बचेगी? नहीं, मेरा एक ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला। अब ये है कि कौन कितनी सावधानी बरतता है। हमेशा हर चुनाव में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी का आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगी, नीतीश कुमार ने सरकार बदल दी तो फिर ये हो गया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर उभरेंगे। अब अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे हैं। गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, शहरी आबादी में तमाम जगह बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, और ये भीड़, इसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व यानी 2 लोगों के नेतृत्व ने उसको दरकिनार कर दिया था। उसी का खामियाजा इनको दिल्ली में भी भुगतना पड़ा, और वही खामियाजा इनको पंजाब में भी भुगतना पड़ा। तो आपके इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल इसी में स्पष्ट हो जा रहा है कि रास्ता बहुत आसान नहीं है। सवाल है कि विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष के पास में, विपक्ष को अपना एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। अपने एजेंडा को अगर आप नहीं लाकर आप ये सोचते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो सत्ता में आ जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। और जो गुलाम नबी आजाद की हम तारीफ कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मानना है पार्टी को जिताने के लिए बी टीम से पार्टियां नहीं जीता करती, किसी की बी टीम बनने से पार्टी नहीं जीतती, और पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत संसाधन की जरूरत पड़ती है। गुलाम नबी आजाद एक ईमानदार व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतने संसाधन है कि वो यूनियन टेरिटरी में 3 जगह वो अपनी पार्टी को अपने बलबूते पे बगैर किसी दूसरे फाइनेंसर के वो खड़ा कर सकें। इसमें बहुत बड़ा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत धन्यवाद बिलाल साहब, बहुत धन्यवाद प्रमोद सर और राशिद साहब का धन्यवाद, और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं त्रिपाठी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज त्यागी नाराज होकर चले गए, उनका भी धन्यवाद। हम तो सबको अंगीकार करते हैं, सबको गले से लगाते हैं, और सबको अपने मंथन में बुलाते हैं इज्जत से, सम्मान से। अब कोई अपने मन से ही जाना चाहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और एक चलते चलते में देवरिया का एक ऐसा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप सर्व से पानी पानी हो जाएंगे। यूपी से स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल किसी से छुपा नहीं है, फिर भी
सरकार बस अपने दौरों और निरीक्षकों जो निरीक्षण हैं उनकी गिनती गिनाती रहती है। सरकार यानी मिनिस्टर उसके। गरीब होना अभिशाप है। बेटा अपनी बूढ़ी माँ को स्ट्रेचर के अभाव में कंधे पर लाद कर ले जाने को मजबूर है। इधर कुछ हाल में उत्तर प्रदेश में अस्पतालों से कुछ ज़्यादा ही इस तरह की तस्वीरें आने लगी हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत तत्काल गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। दे भी रहे होंगे, हम एक बार और याद दिला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए भैया, ये जिला अस्पताल देवरिया करनामा स्ट्रेचर खाली होते हुए भी हमें स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। इमरजेंसी केस है, रेफर केस है, लेकिन वहाँ पे 2 स्ट्रेचर खाली, एक भी स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है इनको लेके जाने के लिए। रियर केस है, मरने वाली है, लेकिन स्ट्रेचर वहाँ पे 2 पड़ा, एक भी स्ट्रेचर नहीं मिल पाला है। और देखिए इनकी हालात, ये देवरिया हॉस्पिटल की यही कहानी है। देखिए नहीं समझ में आ रहा ना, रुकिए यहाँ देखिए, ये इनकी हालात देख लीजिए। और ये देख लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रेचर खड़ा है, खाली है, जो कि हमें स्ट्रेचर नहीं दिया गया। ये अंकल जी हैं, ये भी स्ट्रेचर नहीं दिए, यहाँ पर भी खाली है। मांगते रह गए, स्ट्रेचर नहीं मिला हमको। और देख लीजिए इनका हालत, देख लीजिए यही हालत है इनका। और यही देवरिया का करतूत है, सच में ये है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस देवरिया का पूरा नक्शा बदल जाए हॉस्पिटल का। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 स्ट्रेचर खाली, लेकिन मांगने पे नहीं मिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान